हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एसएससी कैंपस। स्वागत करते हैं आप सभी का एसएससी कैंपस में। आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं सामान्य हिंदी के 30 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके एग्जाम में काफी बार रिपीटेड हुए हैं। तो चलिए वीडियो सेशन को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर रहा, य र ल व किस वर्ग का व्यंजन है? तालव्य, उष्म, अंतस्थ या ओष्ठ? तो अगर हम बात करें य र ल व ये किस वर्ग का व्यंजन है, तो ये व्यंजन है प्यारे बच्चों, ये अंतस्थ व्यंजन। किसका? अंतस्थ व्यंजन। हम जाएंगे ऑप्शन नंबर जो है सी के साथ। प्यारे बच्चों, यहाँ पे बात आती है कि व्यंजन होता क्या है। तो आपको बता दें, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीभ मुंह के किसी भी भाग को पूरी तरह से स्पर्श नहीं करता है, उन्हीं को हम क्या कहते हैं? अंतस्थ व्यंजन। या हम कह सकते हैं जिनका उच्चारण मुंह के भीतर से कई स्थानों से होता है, उन्हीं को हम क्या कहते हैं? अंतस्थ व्यंजन। तो य र ल व, आप य र ल व पढ़िए तो इनका उच्चारण स्थान जो है मुख के अंदर कई भागों से होता है, इनको हम क्या कहेंगे? अंतस्थ व्यंजन। अच्छा, ये तालव्य व्यंजन में कौन कौन से वर्ड आते हैं? तो ये छ आता है, छ, ज, झ, य, ये क्या है? ये तालव्य है। अगर हम उष्म व्यंजन की बात करें तो उष्म व्यंजन में आपका स, ह, स, ह, ये क्या आते हैं? ये उष्म व्यंजन आते हैं। अगर हम ओष्ठ व्यंजन की बात करें तो ओष्ठ व्यंजन में क्या आते हैं? प, फ, ब, भ, म और म। ये किस में आते हैं? ये ओष्ठ व्यंजन में आते हैं। किसी अधिकारी को पत्र लिखना हो तो संबोधन किया जाता है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है प्यारे बच्चों। जब हम किसी अधिकारी को पत्र लिखते हैं तो क्या कह के संबोधन करते हैं पत्र में? माननीय महोदय, प्रिय मित्र, पूजनीय या प्रिय आत्मज। तो किसी अधिकारी को जब हम पत्र लिखते हैं तो माननीय महोदय करके लिखते हैं। ऑप्शन नंबर हम जाएंगे ए के साथ। जब कोई मित्र पत्र लिखता है तो प्रिय मित्र कह के लिखता है, और जब कोई जो है गुरु को पत्र लिखता है तो आदरणीय करके लिखा जाता है। और जब एक पिता अपने पुत्र को पत्र लिखता है तो प्रिय आत्मज करके लिखता है। और जब एक पिता को पुत्र पत्र लिखता है तो क्या लिखता है? पूजनीय। जयशंकर प्रसाद की कौन सी कृति नहीं है? तो जयशंकर प्रसाद की कौन सी कृति इसमें से नहीं है, आप हमें बताएं। राग दरबारी, ध्रुव स्वामिनी, चंद्रगुप्त या स्कंदगुप्त? तो जयशंकर प्रसाद की इसमें से जो कृति कौन सी नहीं है? राग दरबारी। अच्छा, राग दरबारी कृति किसकी है प्यारे बच्चों? तो ये है श्रीलाल शुक्ल की। किसकी है? श्रीलाल शुक्ल की ये राग दरबारी जो है कृति है। प्यारे बच्चों, आपको बता दें कि इसे जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। कब मिला था? 1969 में। 1969 में राग दरबारी को जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। अच्छा, ये साहित्य अकादमी पुरस्कार होता क्या है? तो भारतीय भाषाओं के सर्वश्रेष्ठ कृतियों में जो है कृतियों को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है। इसमें एक तामपत्र और कुछ नगद इनाम दिए जाते हैं। ठीक है, कुछ यानी धनराशि दी जाती है। अच्छा, एक चीज और कि साहित्य अकादमी पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी? अगर साहित्य अकादमी पुरस्कार की बात आई है तो हम साहित्य अकादमी पुरस्कार की स्थापना की बात करें तो 1954 को जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार की स्थापना की गई थी। अच्छा, पहली साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला था? तो ये 1955 में मिला था। किसमें? 1955 में जो है माखनलाल चतुर्वेदी की जो कृति है हिमतरंगिनी को मिला था। किसको? माखनलाल चतुर्वेदी के हिमतरंगिनी को जो है पहली जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। अच्छा, जयशंकर प्रसाद की कुछ अन्य कृतियों की अगर हम बात करें तो झरना, आंसू, लहर, कामायनी, प्रेम पथिक, ये जो है जयशंकर प्रसाद की कुछ प्रमुख कृतियां हैं। बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण क्या कहलाता है? महाप्राण व्यंजन, अल्प प्राण व्यंजन या उच्चित व्यंजन या अनुनासिक व्यंजन? तो प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा जो वर्ण होता है उसे हम महाप्राण व्यंजन कहते हैं। ऑप्शन नंबर हम जाएंगे किसके साथ? ए के साथ। अच्छा, महाप्राण व्यंजन क्या होता है? ऐसे व्यंजन जिनको बोलने में अधिक प्रयत्न करना पड़ता है, ठीक है, और बोलते समय मुख से अधिक वायु निकलती है, हवा निकलती है,
उन्हीं को हम महाप्राण व्यंजन कहते हैं। तब ये अल्प प्राण व्यंजन क्या होता है? तो अल्प प्राण व्यंजन की बात करें, ऐसे व्यंजन जिनको बोलने के समय कम समय लगता है। जब हम किसी अल्प प्राण व्यंजन को बोलते हैं तो उनमें बोलते समय कम समय लगता है और बोलते समय मुख जो होता है वो बहुत कम ही खुला होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? अल्प प्राण व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? अल्प प्राण व्यंजन की 20 होती है। और अगर हम महाप्राण व्यंजन की बात करें तो इनकी संख्या कितनी होती है प्यारे बच्चों? 15 होती है। कितनी होती है? 15 होती है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। आधुनिक हिंदी साहित्य का पितामह किसे कहा जाता है? आधुनिक हिंदी साहित्य का पितामह जो है भारतेंद्र हरिश्चंद्र को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? भारतेंद्र हरिश्चंद्र को कहा जाता है। और महादेवी को क्या कहा जाता है? बहुत काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। तो महादेवी को आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। किसे? महादेवी वर्मा को जो है आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। अच्छा, भारतेंद्र हरिश्चंद्र को जो है हिंदी नवजागरण का अग्रदूत भी कहा जाता है। और साथ ही साथ जो है हिंदी साहित्य के आधुनिक के जन्मदाता भी किसे कहा जाता है? ये भारतेंद्र हरिश्चंद्र को कहा जाता है। ठीक है। सुकुमार किंकर किसे कहा जाता है? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी को सुकुमार किंकर कहा जाता है। और नागा अर्जुन की बात करें किसे कहा जाता है? तो वैद्यनाथ मिश्र को जो है नागा अर्जुन के नाम से जाना जाता है। ये भी ध्यान दीजिए, काफी बार नागा अर्जुन ही पूछता है। ठीक है, कि नागा अर्जुन का के नाम से किसे जाना जाता है? तो आप बता सकते हैं वैद्यनाथ मिश्र को जाना जाता है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। किसी कठिन शब्द को स्पष्ट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? तो किसी कठिन शब्द को स्पष्ट रूप जो है स्पष्ट करने के लिए हम सदैव जो है कोष्टक विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। किसका? कोष्टक। अच्छा, कोष्टक का चिन्ह कैसा होता है? कोष्टक 3 प्रकार के होते हैं। एक लघु कोष्टक होता है, एक मझला कोष्टक होता है और एक दीर्घ कोष्टक होता है। ठीक है। अगर हम लघु कोष्टक की बात करें तो आप जब किसी भी वर्ड के दोनों साइड लगाते हैं इस टाइप के, तो इसे हम क्या कहते हैं? लघु कोष्टक। मझला कोष्टक की बात करें तो ये मझला कोष्टक है आपका। और अगर हम दीर्घ कोष्टक की बात करें तो ये आपका कौन सा कोष्टक हो गया? दीर्घ कोष्टक हो गया। आपको बता दें प्यारे बच्चों कि हिंदी साहित्य के लेखन में लघु कोष्टक का ही प्रयोग ज्यादातर किया जाता है। ठीक है। अगर हम अर्धविराम की बात करें, इसका कैसा होता है? तो आप जो देखते होंगे ये क्या है आपका? ये अर्धविराम है। अगर हम बात करें लाघव चिन्ह की तो लाघव चिन्ह ये क्या है? ये आपका लाघव चिन्ह है। अगर हम बात करें विवरण चिन्ह क्या है, तो विवरण चिन्ह जब आप देखते हैं कि जब 2 बिंदु होती है और एक टंडी ऐसे लगा होता है, तो इससे हम क्या कहते हैं? विवरण चिन्ह कहते हैं। अच्छा, एक चीज, इनका प्रयोग अगर हम बात कर लें कि विवरण चिन्ह का प्रयोग कहाँ होता है, तो जब जानकारी या सूचना या निर्देश को दर्शाना होता है तो हम किसका प्रयोग करते हैं? विवरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। और जब किसी वर्ड को संक्षिप्त में लिखना होता है तो हम लाघव चिन्ह का प्रयोग करते हैं। किसके लिए? संक्षिप्त में लिखने के लिए। और जब हम किसी वाक्य को कहते हुए बीच में हल्का सा विराम लेना हो तो वहां पे हम किसका प्रयोग करते हैं? अर्धविराम का करते हैं। ठीक है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। घ का उच्चारण स्थान कौन सा स्थान है? मूर्धा, कंठ, तालु या दंत? तो अगर हम बात करें प्यारे बच्चों, घ का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है? तो क, ख, ग, घ, इसका सदैव उच्चारण स्थान कहाँ होता है? कंठ होता है। ऑप्शन नंबर हम जाएंगे बी के साथ। अच्छा, मूर्धा वाले कौन कौन से वर्ण हैं? तो ट, ठ, ढ, ढ, ड़, ये कहाँ के हैं? ये आप देखेंगे जब आप बोलते हैं तो जीभ आपका मुड़ जाता है, तो इसे हम क्या कहते हैं? मूर्धा वाले वर्ड। अगर हम तालव्य की बात करें तो ताल से मैंने जो है च, छ, ज, झ, ये कैसे वर्ड हैं? ये तालव्य वर्ड हैं। अगर हम दंत की बात करें प्यारे बच्चों तो त, थ, द, ध, न, ये किससे हैं? ये आपके दंत व्यंजन हैं। ठीक है, आप समझ गए होंगे। बात करते हैं अगले प्रश्न की। रंग में भंग किसकी रचना है? तो रंग में भंग की अगर हम बात करें तो ये किसकी रचना है प्यारे बच्चों? ये मैथिली शरण गुप्त की रचना है। किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त की रचना है। कौन सी? रंग में भंग। आपको बता दें मैथिली शरण गुप्त की कुछ अन्य रचनाओं की बात करें जो आपके एग्जाम में काफी बार पूछा गया है, तो एक पहली रचना आती है इनकी जय भारत। जय भारत किसकी रचना है? तो ये मैथिली शरण गुप्त की है। अच्छा, एक नहुस आती है, काफी बार एग्जाम में पूछा गया है नहुस, तो ये भी किसकी है? ये भी मैथिली शरण गुप्त की है। पंचवटी की बात करें, दिमाग में आया मेरे कि पंचवटी,
पंचवटी की बात करें प्यारे बच्चों तो पंचवटी भी किसकी रचना है, ये आपकी मैथिली शरण गुप्त की है। महादेवी की बात करें तो निहार, रश्मि, शांति, दीप शिखा यामा, ये किसकी रचना है, ये महादेवी वर्मा की है। दिनकर जी की बात करें तो दिनकर जी की जो सबसे प्रसिद्ध रचना मानी जाती है उर्वशी, रश्मिनत, रेणुका, संस्कृत के 4 अध्याय, हुंकार, ये किसकी रचना है, ये दिनकर जी की रचना है। सुमित्रानंद पंत की बात करें तो गुंजन, युगांत, स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूलि, ये किसकी रचना है, ये सुमित्रानंद पंत की रचना है। ठीक है प्यारे बच्चों, आपको उम्मीद करते हैं कि क्लास समझ में आ रही होगी। क्लास कैसी लग रही है आपको हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और जो लोग हमसे नए जुड़े हैं आपको बता दें, ये हिंदी क्लासेस जब आपकी रेगुलर रहेगी जो है, आप अगर क्लास आपको अच्छी लग रही है तो शेयर करना और लाइक करना ना भूलें। साथ में आपके कोई प्रश्न है कमेंट भी में आप पूछ सकते हैं। बात करते हैं अगले प्रश्न की। मुनि श्रेष्ठ का उचित समास विग्रह क्या होगा, मुनियों में श्रेष्ठ होगा। ये कौन सा समास अगर आपसे पूछ ले तो प्यारे बच्चों ये तत्पुरुष समास है। कौन सा, तत्पुरुष समास। बात करते हैं अगले प्रश्न की। यदि कोई पत्र सभी संबंध कार्यालयों को प्रेषित किया जाता है तो उसे कहते हैं, यदि कोई पत्र सभी संबंध कार्यालयों मतलब उस कार्यालय से संबंध सभी कार्यालयों को जो है अगर प्रेषित किया जाता है तो उसे कौन सा पत्र कहते हैं, बताइए। उसे हम कहते हैं परिपत्र कहते हैं। क्या कहते हैं, परिपत्र कहते हैं। अच्छा, अगर हम व्यक्तिगत पत्र की बात करें तो जब एक मित्र या एक प्रेमी प्रेमिका, एक सखी, ठीक है, तो इसे हम क्या करेंगे, इसे हम व्यक्तिगत पत्र में कहते हैं। और अगर हम कार्यालय आदेश पत्र की बात करें तो किसी कार्यालय में दिया गया आदेश पत्र ही क्या होता है, कार्यालय आदेश पत्र होता है। अधिसूचना पत्र कैसे होते हैं प्यारे बच्चों, तो अधिसूचना पत्र की बात करें, ऐसी सूचना जो राज्य पत्र में प्रकाशित हो उसे हम अधिसूचना कहते हैं। इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, परिपत्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जाएंगे हम डी के साथ। बात करते हैं अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा भारोपी परिवार की भाषा नहीं है, मराठी, गुजराती, मलयालम, हिंदी। तो अगर हम बात करें भारोपी परिवार की भाषा नहीं है तो इस मलयालम है। ये किस परिवार की भाषा है, ये द्रविड़ परिवार की भाषा है। किसकी, द्रविड़ परिवार की भाषा है प्यारे बच्चों, ये मलयालम। बात करते हैं अगले प्रश्न की। चालाक शब्द में प्रत्यय है, बताइए। चालाक शब्द में प्रत्यय है तो चालाक शब्द में प्रत्यय क्या है, आंख है। ठीक है, चालाक में प्रत्यय क्या है, आंख है। ऑप्शन नंबर हम जाएंगे ए के साथ। बात करते हैं अगले प्रश्न की प्यारे बच्चों। तुलसी और सूर्य की रचनाओं के आधार पर रस कितने प्रकार के होते हैं, 11, 19, 10 या 12। तो तुलसी और सूर्य की रचनाओं के आधार पर अगर हम रसों की बात करें तो ये कितनी होती हैं, 11 रस होते हैं। कितनी, 11। ऑप्शन नंबर जाएंगे हम ए के साथ। बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रेमचंद हिंदी के सर्वोत्तम कहानीकार हैं, रेखांकित विशेषण का प्रकार बताइए। संख्यावाचक, परिणामवाचक, व्यक्तिगत वाचक, गुणवाचक। आप देखिए इसमें क्या क्या रहा है। प्रेमचंद हिंदी के सर्वोत्तम कहानीकार हैं, तो ये क्या बता रहा है, प्रेमचंद की क्या बता रहा है, प्रेमचंद जी के गुणों की बात कर रहा है। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, गुणवाचक जो है विशेषण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जाएंगे डी के साथ। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अजय जयपुर से दिल्ली जा रहा है, इस वाक्य में कारक है। अजय जयपुर से दिल्ली जा रहा है। प्यारे बच्चों पहले हम बात कर लेते हैं कि कारक होते कितने हैं। तो कारक की बात करें तो कारक कुल 8 प्रकार के होते हैं। कितने, 8 प्रकार के कारक होते हैं प्यारे बच्चों। कौन कौन से कारक होते हैं, कर्ता कारक होता है आपका पहला आता है, उसके बाद कर्म कारक आता है, कर्म के बाद आता है आपका करण कारक आता है, करण कारक के बाद आता है संप्रदान कारक आता है, संप्रदान के बाद आता है प्यारे बच्चों आपका जो है अपादान कारक आता है, अपादान कारक के बाद आता है आपका जो है क्या कहते हैं कि संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक। ये कुल कितने कारक होते हैं, ये कुल होते हैं प्यारे बच्चों 8 कारक। अब सबके एक लोप चिन्ह होता है, जो कारक चिन्ह जिसे हम कहते हैं, सबका एक अलग अलग चिन्ह होता है। जैसे कर्ता कारक, तो कर्ता कारक का ने चिन्ह हो गया, क्या हो गया, ने हो गया। कर्म कारक का को हो गया। कहीं भी आपको को दिख जाए बीच में लोप चिन्ह तो आप क्या कर सकते हैं, आप उसे कर्म कारक पे डिपेंड कर सकते हैं। लेकिन कभी कभी एक ऐसा केस हो जाता है जहाँ पे संप्रदान कारक भी होता है, जब किसी दूसरे के लिए कार्य किया जाए। ठीक है, उसके बाद आपका क्या, करण कारक। करण कारक का क्या है, से और के द्वारा, से और द्वारा। ठीक है, के, ठीक है।
और अगर बात करें कि जो है संप्रदान कारक का को और के लिए, जब किसी के लिए कार्य किया जाए तो वहां पे संप्रदान कारक आप क्लिक कर सकते हैं। अपादान कारक की बात करें, अलग, जब कभी भी अलग की बात किया जाए, ठीक है, जैसे मोहन ने सोहन से अपनी किताब ले लिया, ठीक है, तो यहाँ पे से आया, अलग की बात हो रही है, तो यहाँ पे आप क्या कह देंगे, अपादान कारक हो जाएगा। संबंध कारक की बात करते हैं, मोहन रमेश का भाई है, मोहन रमेश का भाई है, तो जब लोप चिन्ह का, की, के, ना, नी, ने, रा, री, रे ये आ जाए तो आप वहां पे क्या कर सकते हैं, संबंध कारक। अधिकरण की बात करें, में और पर, ठीक है, में और पर, छत पर से राहुल गिर गया, छत पर से राहुल गिर गया, जब गिरने की बात आए, पर आ जाए तो वहां पे क्या करेंगे आप, अधिकरण का लगा देंगे। और संबोधन एक होता है, संबोधन जब हम किसी को आवाज देते हैं, अरे राम जी सुनिए, अरे मोहन कहाँ जा रहे हो, तो ये क्या हो जाएगा, ये संबोधन कारक हो जाएगा। तो हम बात करते हैं इस प्रश्न की कि अजय जयपुर से दिल्ली जा रहा है, तो अजय जयपुर से, मैंने क्या बताया, जब अलग की बात हो रही है, जयपुर से दिल्ली जा रहा है, अलग हो रहा है ना जयपुर से, तो यहाँ पे कौन सा कारक हो जाएगा, से मैंने अभी आपसे बताया था प्यारे बच्चों, अपादान। जब भी अलगाव की बात करेंगे तो अपादान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जाएंगे हम बी के साथ। बात करते हैं अगले प्रश्न की, किस शब्द में बहुव्रीहि समास नहीं है। चक्रवाणी की बात करें प्यारे बच्चों तो चक्रपाणी में बहुव्रीहि समास है। चतुर्भुज की बात करें तो चतुर्भुज में भी जो है क्या है, बहुव्रीहि समास है। पंचानन की बात करें तो पंचानन में भी क्या है, बहुव्रीहि समास है। लेकिन अगर हम बात करें पंचपात्र की तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका द्विगु समास आएगा, ठीक है, क्योंकि जब कभी भी हम संख्यावाची शब्द आ जाए, अगर हम पूछ लें उसमें समास कौन सा है, समास विग्रह करने पर आप संख्यावाची शब्द आ रहे हैं तो ध्यान दीजिएगा वहाँ पे हम जो है द्विगु समास लगा देंगे। क्या लगा देंगे प्यारे बच्चों, वहाँ पे हम द्विगु समास लगा देंगे। लेकिन आप ध्यान दीजिएगा चतुर्भुज में भी आ रहा है, पंचानन में भी आ रहा है संख्यावाचक, लेकिन संख्यावाचक आने के बाद भी क्या हो रहा है यहाँ पे कि ये बहुव्रीहि समास के अंतर्गत हम इसे आंसर बता रहे हैं। कैसे, जब भी जो है चाहे समास विग्रह करने पर कोई भी संख्यावाचक है, समास विग्रह करने पे एक अलग अर्थ निकले तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, वहाँ पे बहुव्रीहि समास हो जाएगा। जैसे चतुर्भुज, चतुर्भुज हम के नाम से हम किसे जानते हैं, भगवान विष्णु को हम जानते हैं। किसे जानते हैं प्यारे बच्चों, भगवान विष्णु को हम चतुर्भुज के नाम से जानते हैं। पंचानन, पंचानन भगवान शिव को जानते हैं। पंचानन किसे जानते हैं, भगवान शिव को जानते हैं। पंचपात्र की बात करें, यहाँ पंचपात्र में क्या हो जाएगा आपका द्विगु समास हो जाएगा। आंसर जाएंगे हम डी के साथ। बात करते हैं अगले प्रश्न की, अयादि संधि का उदाहरण है। तो अयादि संधि का उदाहरण क्या है, गायन, यद्यपि, जलोथ या रजनीश। तो अयादि संधि का उदाहरण क्या है प्यारे बच्चों, अयादि संधि का उदाहरण है गायन। प्यारे बच्चों यहाँ पे बात आई है कि अयादि संधि, तो अयादि संधि को जानने से पहले हमें ये जानना अत्यंत आवश्यक है कि जो है संधि कितने प्रकार के होते हैं। तो संधि कुल 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से संधि होते हैं प्यारे बच्चों, पहला आता है आपका स्वर संधि आता है, आपका आता है व्यंजन संधि आता है प्यारे बच्चों, इसके बाद आता है आपका विसर्ग संधि। कौन सा संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि जो है ये 5 प्रकार के होते हैं और इन्हीं में एक आता है आपका अयादि संधि। ध्यान दीजिएगा स्वर संधि कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के। कौन कौन से, दीर्घ संधि, वृद्धि संधि, गुण संधि, यण संधि और अयादि संधि। ध्यान आ गया। स्वर संधि 3 प्रकार के होते हैं, शब्द संधि 3 और ये 5 प्रकार के होते हैं। फिर से बताना चाहेंगे, दीर्घ संधि, वृद्धि, गुण, यण और आपका अयादि संधि, ये 5 प्रकार के होते हैं प्यारे बच्चों। अच्छा, अयादि संधि को पहचानने का ट्रिक क्या है, ये आपके लिए जानना अत्यंत आवश्यक है। आप देखिए एग्जाम सेंटर में जब भी बैठे देखिए अयादि संधि है, आप टिक कर दें। प्यारे बच्चों डिटेल की क्लास जब हिंदी की हम लाएंगे उसमें सारी ट्रिक के साथ पूरी डिटेल को हम बताएंगे आपको, बहुत जल्दी ही वो भी क्लास शुरू करने वाले हैं। तो जब किसी शब्द के बीच में क्या क्या आ जाए प्यारे बच्चों, ये अय आ जाए, क्या आ जाए, अय आ जाए, ध्यान दीजिएगा, आय आ जाए या आव आ जाए
यय आ जाए तो वहाँ पे कौन सी संधि आप कर देंगे, वहाँ पे आप बेझिझक होकर अयादि संधि कर देंगे। देखिए गायन, मैंने क्या बताया, जब किसी शब्द के बीच में यय आय यय आव य आ जाए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अयादि संधि। तो यहाँ पे गायन आ रहा है ना, गायन, अ और ये आ रहा है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अयादि संधि हो जाएगा प्यारे बच्चों। क्या हो जाएगा, गायन, गायन। ध्यान दीजिएगा, मैंने अभी क्या बताया, यय आय आव और यय, यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे गायन आ रहा है, आय ये आ रहा है, तो यहाँ पे आपका जो है ऑप्शन नंबर ए सही है। कौन सा, गायन जो है ये अयादि संधि है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रेम पत्रिका और प्रेम सरोवर के रचनाकार कौन है। तो प्रेम पत्रिका और प्रेम सरोवर के जो रचनाकार हैं प्यारे बच्चों, ये घनानंद हैं। कौन है, घनानंद है। ऑप्शन नंबर हम जाएंगे ए के साथ। अच्छा, घनानंद के बाद आती है बिहारी लाल, रहीम, मीरा। इनके कुछ महत्वपूर्ण रचना हम जान लेते हैं प्यारे बच्चों। बिहारी सत्सई, जो काफी बार आपके एग्जाम में पूछा गया है कि बिहारी सत्सई किसकी रचना है, तो बिहारी सत्सई ये किसकी रचना है, बिहारी लाल की है। रहीम की बात करें तो रहीम दोहावली हो गया आपका, वैरव हो गया, नायिका हो गया, ये राजपंचाध्यायी हो गया, ये किसकी रचना है, ये रहीम की रचना है। और मीराबाई की बात करें तो नरसिंह जी मेहरो, तो ये सबसे महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है मीराबाई की, जो कि काफी बार आपके एग्जाम में पूछा गया। कौन सा, नरसिंह जी मायरो जो है, ये बहुत महत्वपूर्ण रचना है मीराबाई का। इसके बाद गीत गोविंद टीका आता है, राग गोविंद आता है, ये किसकी रचना है, मीराबाई की। बात करते हैं अगले प्रश्न की प्यारे बच्चों। रामू ने घोड़े को पानी पिलाया, इस वाक्य में कौन सा कारक है। रामू ने घोड़े को पानी पिलाया, इस वाक्य में कौन सा कारक है, पूछ रहा है। तो रामू क्या कर रहा है प्यारे बच्चों, किसी कार्य को कर रहा है। अब अभी मैंने आपको बताया प्यारे बच्चों, जब कार्य को करने की बात आ जाए तो वहां पे क्या करेंगे हम, सीधे कर्म कारक कह रहा है। ऑप्शन नंबर हम जाएंगे डी के साथ। ये कारक कितने प्रकार के होते हैं मैंने भी आपको बता दिया है, कारक कुल 8 प्रकार के होते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, बात करते हैं अगले प्रश्न की। तेजस्वी का विलोम क्या होगा। तो तेजस्वी का विलोम क्या होगा प्यारे बच्चों, तेजस्वी का जो विलोम होगा निस्तेज होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। आलस शब्द का विशेषण क्या है। तो आलस्य शब्द का विशेषण की अगर हम बात करें तो आलसी, आलसी जो है ये किसका विशेषण है, आलस्य शब्द का विशेषण है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से तद्भव कौन सा है, वस्त्र, राति, सर्व या पंख। अगर हम तद्भव की बात करें तो पंख है, ये क्या है, ये आपका तद्भव है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से सघोष अल्प प्राण है। तो निम्नलिखित में से सघोष अल्प प्राण की बात करें तो ये कौन सा हो जाएगा मेरे बच्चों, ये हो जाएगा द क्या है, सघोष अल्प प्राण हो जाएगा प्यारे बच्चों। बात करते हैं अगले प्रश्न की। दयानंद पत्रालय में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है। दयानंद और पत्रालय में जो है कौन सी संधि है, पूछ रहा है प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे कौन सी संधि हो जाएगी, दीर्घ संधि हो जाएगी। बात करते हैं अगले प्रश्न की। रमणी में कौन सा प्रत्यय है। तो रमणी में हमेशा नी प्रत्यय लगता है, ऐनी। ठीक है, ऑप्शन नंबर हम जाएंगे डी के साथ। बात करते हैं अगले प्रश्न की। कार्यालयी पत्रों की भाषा होती है। तो कार्यालयी की पत्रों की जो भाषा होती है वो सदैव औपचारिक भाषा होती है। ऑप्शन नंबर हम जाएंगे ए बी के साथ। बात करते हैं अगले प्रश्न की। ऊ कैसा स्वर है, हंस स्वर, दीर्घ स्वर, लघु स्वर या उच्च स्वर। तो ऊ की बात करें तो ये हंस स्वर है। ऑप्शन नंबर जाएंगे हम ए के साथ। बात करते हैं अगले प्रश्न की। व्यायाम में कौन सी संधि है। तो व्यायाम में यण संधि है। कौन सी संधि है, यण संधि। बात करते हैं अगले प्रश्न की। निम्न में कौन सा देश शब्द है। तो देश शब्द क्या होता है, वे शब्द जिनकी उत्पत्ति का मूल का पता ना हो उन्हीं को हम क्या कहते हैं, देश शब्द। वे शब्द जिनकी मूल की उत्पत्ति का पता ना हो परंतु प्रचलन में हो, बोल भाषा में हो, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, देश शब्द कहते हैं। प्यारे बच्चों, जैसे लोटा, कटोरा, डोंगा, डिबिया, खिड़की, खिचड़ी, पगड़ी, आटा, चक, चिड़िया, ये क्या है,
ये आपके जो है देशज शब्द हैं। ऑप्शन नंबर हम जाएंगे इस प्रश्न के उत्तर सही का फटाफट। फटाफट क्या है? ये देशज शब्द हैं। बात करते हैं अगले प्रश्न की, पुरस्कार का विलोम शब्द क्या है? तो पुरस्कार का विलोम शब्द क्या है प्यारे बच्चों? दंड है। ऑप्शन नंबर जाएंगे बी के साथ। आशीर्वाद का विलोम क्या होगा? शाप होगा, अभिशाप होगा। किसका? आशीर्वाद का। अगर कृपा की बात करें तो कृपा का विलोम शब्द जो होगा अकृपा होगा, अवकृपा होगा। किसका होगा? कृपा का। और विधि की बात करें तो निषेध जो है ये विधि का जो है विलोम शब्द है। बात करते हैं आज के आखिरी प्रश्न का, इनमें से कौन ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित नहीं है? प्यारे बच्चों, भी मैंने बताया कि ज्ञानपीठ पुरस्कार होता क्या है, तो एक बार फिर से बताना चाहेंगे। ऐसा ज्ञानपीठ पुरस्कार हिंदी भाषा के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार माना जाता है और ये पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ कृति को दिया जाता है। ठीक है, अगर यहाँ पे हम बात कर लें तो इनमें से कौन ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित नहीं है? तो हजारी प्रसाद ये सम्मानित नहीं है। राहुल सकृत्यान की बात करें तो 1958 में इनको मिला था। किसके लिए प्यारे बच्चों? 1958 में मध्य एशिया का इतिहास के लिए इनको जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। सुमित्रानंद पंत की बात करें तो 1960 में इन्हें काला और बूढ़ा चाँद के लिए मिला था, काव्य है जिनकी। और रामधारी सिंह दिनकर की बात करें तो 1959 में जो है संस्कृत के 4 अध्याय के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। बच्चों, उम्मीद करते हैं क्लास आपको समझ में आई होगी। क्लास कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ ही साथ अगर आप कुछ सजेशन हमको देना चाहते हैं वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।